हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और यस, जो भी क्लास में लाइव जुड़े हैं उन सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी जो क्लास है आज की, और इस क्लास में हम कॉल मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ रहे हैं और बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में शायद पिछली बार नहीं आया तो इस बार तो आने की पूरी पूरी संभावना है, और अगर आ चुका है तो ये छोटा प्रश्न बन के आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आज जो हम समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक्चुअली में क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अगर आपको इसके बारे में पता है तो बताइए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न शायद एग्जाम में आता रहता है, काफी बार ऐसा प्रश्न आया भी है। तो इस बार हम ये कहते हैं कि ये प्रश्न शायद एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यस, जो भी क्लास में जुड़े हैं एक बार चेक करके बता दीजिए वॉइस सही आ रही है क्या? वॉइस में इशू तो नहीं है? मुझे लगा शायद थोड़ा वॉइस में इशू है। सही है ना? ओके, हाँ आई थिंक मुझे लग रहा है सब सही है। हेलो, वेलकम वेलकम टीना, वेलकम। तो बिल्कुल अगर आवाज सही है, ठीक है, क्लियरिटी सही है, तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। और पुष्पा गंगानगर से नमस्ते जी, नमस्ते, वेलकम जी। तो देखिए, कॉल मार्क्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ध्वनात्मक भौतिकवाद। देखो, ध्वनात्मक भौतिकवाद में बहुत ही, वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा सा टफ भी पड़ता है ये सिद्धांत, लेकिन जैसे मैं समझाने वाला हूँ ना, तो ये आपके दिमाग में आज एकदम फिट फाइन हो जाएगा कि ध्वनात्मक भौतिकवाद क्या है। ठीक है, यस संदीप, हेलो। देखिए, मार्क्स के विचारों का जो मूल आधार है ना, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। पहले तो ये ध्यान रखना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद यानी सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ विचार, जिसमें द्वंद के रूप में विचार आते हैं। अभी देखो, इसको क्लियर बताएंगे। तो विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में ये हमारा पद प्रदर्शक करता है। कॉल मार्क्स कहता है ये सिद्धांत है ना, विश्व की जितनी भी समस्या है उसमें पद प्रदर्शन करता है, या हम कहें तो ये इसका समाधान करता है। क्या करता है? समाधान करता है, या ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो देखिए अब क्लास को शुरू कर ही दिए। तो सबसे पहले तो एग्जाम में ये आता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ना, ये ओरिजिनल विचार मार्क्स का नहीं है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किससे ग्रहण किया है? तो किससे ग्रहण किया, याद रखना, ईगल। किससे ग्रहण किया है? ईगल, एंजल ईगल। ये जो ईगल है ना, इससे ग्रहण किया है। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूं, पेन दूसरा ले लेते हैं। यस, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स ने ईगल से ईगल से द्वंद्वात्मक जो विचारधारा है वो हीगल से ग्रहण किया। ऐसा प्रश्न काफी बार आता रहता है, तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये इसलिए मैंने आपको लिखवाया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये हीगल से लिया गया विचार है। किससे ग्रहण किए? हीगल से किए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको बताऊं, तो नोट करना है कि ईगल की नजरों में क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो हीगल अपने अकॉर्डिंग कहता है, हीगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष नहीं होती है, टेढ़े मेढ़े मार्गों से होती है। मैं अगर समझाऊं आपको, हीगल यह मानकर चलता है कि समाज का समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। ठीक है, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, हेलो जग्गू, वेलकम, मोनू वेलकम, वेलकम जी, वेलकम। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, सर बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा? बीकॉम का भी आ जाएगा।
आ जाएगा, इंतजार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है और इसके बारे में, और इसके यानी टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है जिसके 3 अंग है, इसके 3 अंग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। 3 अंग यानी समाज की प्रगति में पहले होता है वाद। क्या होता है? वाद। इसके बाद होता है प्रतिवाद और इसके बाद होता है संवाद। क्या होता है? संवाद। इस प्रकार एक प्रतिक्रिया के रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी क्या है? तो ये कह रहा है, ईगल मानकर चलता है कि समाज की प्रकृति प्रत्यक्ष न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है जिसके 3 अंग है। पहले वाद होता है, फिर प्रतिवाद, और प्रतिवाद के भी वाद के रूप में फिर संवाद की स्थापना होती है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर जून में होंगे। ओके, अब यहाँ पर हीगल की नजरों से पहले हम समझते हैं। तो देखिए हीगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि वाद का मतलब क्या होता है? समाज। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि वाद को हम कैसे समझाएं। तो कभी समाज, सबसे पहले जब समाज होता है ना, तो समाज साधारण स्थिति में होता है। एक सिस्टम से चलाता हूं मैं, आपको समझाता हूं ताकि ये समझ में आ सके। तो समाज क्या है? एक साधारण स्थिति होती है। क्या होती है? साधारण स्थिति। एक चीज समझ लीजिएगा, ठीक है ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये सेट। तो ध्यान रखिए, अप्रैल एंड यानी आज 5-10 दिन में आ जाएगा रिजल्ट। तो वाद को हम समझते हैं समाज से, कि समाज एक साधारण स्थिति होती है, और साधारण स्थिति यानी इसमें कोई अंतर विरोध नहीं होता है, कोई अंत कोई अंत विरोध नहीं, कोई अंत विरोध नहीं। ठीक है, अब फिर क्या होता है पता है? जब समाज के अंदर लोगों में असंतोष होता है, क्या होता है? असंतोष होता है। तो असंतोष की वजह से प्रक्रिया शुरू होती है, विरोध शुरू होता है, और इसी को हम प्रतिवाद कहते हैं। प्रतिवाद यानी समाज में ही जब विचार असंतुष्ट विरोधी स्वर उत्पन्न हो जाते हैं तो प्रतिवाद होता है। तो यहां पर मैं दूसरे एक्सप्लेन के रूप में बताऊं तो प्रतिवाद, ये प्रतिवाद कब होता है? जब समाज में क्या हो? असंतोष उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? असंतोष। या हम बात करें कि असंतोष होता है तो इससे क्या शुरू होता है? प्रतिक्रिया शुरू होती है। समाज में क्या शुरू होती है? प्रतिक्रिया शुरू होती है, और इसी प्रतिक्रिया के स्वरूप समाज में अंतर विरोध शुरू होता है। समाज के अंदर ही विरोध शुरू होता है। क्या शुरू होता है? विरोध। यानी प्रतिक्रिया के विरोध प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के विरोध प्रतिक्रिया शुरू होती है, और इस वजह से प्रतिवाद होता है। यानी पहले नॉर्मल सिस्टम होता है, फिर समाज में असंतोष की वजह से समाज के अंदर ही प्रतिरोध शुरू होता है, और इसी प्रतिरोध के फलस्वरूप अगर आपको बताएं तो नेक्स्ट नोट कर दीजिएगा कि इसका तीसरा रूप होता है संवाद। संवाद में नोट करना, प्रतिवाद यानी वाद जो प्रतिवाद होता है, तो उस प्रतिवाद, क्या भी प्रतिवाद, प्रतिवाद के संयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा तो मैं आपको समझाऊं एक चीज। सर हिस्ट्री की क्लास कब होगी? हिस्ट्री की बस देखते हैं, कल तो इलेक्शन है, इसके बाद डेफिनेटली कर देंगे। अब अगर ये जो बताया ना, ये बताया हीगल ने। किसने बताया? हीगल ने बताया। अब अगर मैं आपको मार्क्स की नजरों से समझाऊं कि मार्क्स, क्योंकि हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के भौतिकवाद से लगभग अलग है, क्योंकि विचार तो इसने ग्रहण किया है। विचार का मतलब ये है कि मार्क्स ये कहता है कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक को सिर पर खड़े हुए पाया। मतलब वो उल्टा होता है ना, कि माथो नीचे करो टांग ऊपर वे जाए, जन्ने कहा के चीर माथे, मतलब सिर पे खड़े हुए पाया मैंने। हीगल कहता, मतलब मार्क्स कहता है मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक को सिर पर खड़े पाया, जिसको मैंने पैरों के बल पे खड़ा किया। यानी इन दोनों में काफी फर्क है। तो अब मैं आपको बता देता हूं मार्क्स के नजरों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्योंकि
आपको जब एग्जाम में आएगा पूरा पूरा ये 15 नंबर का ऐसा प्रश्न आता है या फिर 7 नंबर का भी आता है, तो जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, आपको भी वैसे ही लिखना है। तो अब मैं आपको समझाता हूं, मार्क्स की नजरों में मार्क्स ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं। मार्क्स ने एक उदाहरण लिया है, क्या उदाहरण लिया वो देखो समझाता हूं। मार्क्स के नजरिए को आपको समझिए। मार्क्स ने गेहूं का दृष्टांत लेकर समझाया है। गेहूं, गेहूं तो आप जानते हैं। मार्क्स ने गेहूं के दृष्टांत से समझाया है। कैसे? तो समझिए कैसे आपको समझाते, ठीक है। सर हिंदी लिटरेचर पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाओगे? नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे जरूर। यह जगू आगे देखिए, गेहूं के दृष्टांत के रूप में तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले वाद वाद के रूप में होता है गेहूं का दाना। गेहूं का दाना, गेहूं का दाना जो होता है ना, वो शुरुआती स्टेज में कहलाता है वाद, एक विचार। क्या कहलाता है? एक विचार कहलाता है, ठीक है। और इसे भूमि में बोने पर, इसे भूमि में भूमि में बोने पर, क्योंकि गेहूं जो होता है ना, गेहूं का जो बीज होता है, अगर उसको आप बो दो, कहां पे बो दो? अगर आप उसको जमीन में बोगे, किसमें बोगे? जमीन में। तो जमीन में बोने पर, जैसे ही आप बीज जमीन में डालते हो तो क्या होता है पता है? वो बीज जमीन में जाता है, जमीन में जाते ही वो प्रतिक्रिया शुरू होता है, प्रतिक्रिया शुरू होती है। बीज फिर प्रतिक्रिया के स्वरूप गलकर नष्ट होकर फिर पौधा बनता है। क्या बनता है? पौधा बनता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं आपको समझाऊं, तो गेहूं का दाना वाद होता है, और जब वो जमीन में बोया जाता है तब प्रतिवाद शुरू होता है। प्रतिवाद होता है। अब देखो, प्रतिवाद में मैं आपको समझाऊं, यानी भूमि के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू होती है। भूमि की विरुद्ध प्रतिक्रिया। देखो प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, ये तभी समझ आएगा जब आपको, ये सभी समझ आएगा सर हिस्ट्री की मैराथन क्लास प्लेलिस्ट काम आ जाएगी क्या? हाँ टीना, बिल्कुल काम आ जाएगी, बिल्कुल काम आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखिए। वाद, गेहूं का दाना जो जब जमीन में बोते हैं तो भूमि में बोने पर प्रतिवाद शुरू होता है, यानी भूमि के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, ताकि वो पौधा गल कर क्या बने, मतलब वो दाना गल कर क्या बने? पौधा बने। तो ध्यान रखना कि दूसरे में कहेंगे प्रतिवाद। प्रतिवाद जब दाना गल नष्ट कर, गल और नष्ट कर पौधा बनता है, क्योंकि गेहूं से पौधा बनेगा, पौधा बनता है, तथा उस पर बालियां आती है। क्या आती है? बालियां। बालियां यानी पौधे पे जो फ्रूट लगते हैं ना, उसी को हम कहते हैं बालियां आती है। क्या आती है? बालियां आती है, ठीक है। अब यहां पर नोट कर लीजिएगा, बालियां आती हैं, और इसी वजह पर मैं आपको समझाऊं तो ये विकास की दूसरी कड़ी है। यह विकास की दूसरी कड़ी होती है। जब प्रतिवाद होता है, प्रतिवाद के जरूर एक पौधा बनता है और पौधे पे बालियां आती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो यही प्रकृतिज्ञा के स्वरूप जब संवाद, दाना पकता है व पौधा नष्ट हो जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? संवाद कहलाती है, ठीक है। जो पहले बनाई हुई है आपके दूसरे सर की हिस्ट्री की, हाँ टीना, वो अब देख लीजिए, और फिर इस साल की मैं नहीं बनाऊंगा, तब तक हिस्ट्री की आपको क्लास देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पर ये मार्क्स की नजरों से समझाया कि वाद गेहूं का दाना
प्रतिवाद के रूप में जब पौधा बना, उस पे बालियां आई यानी फ्रूट लगा, और जब वो फ्रूट से पक्का गेहूं का दाना बना और पौधा नष्ट हो गया, तो ये कहलाता है प्रतिवाद। अब इसी एग्जाम्पल को हम दोनात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि में उपयोग करेंगे। यानी यही प्रक्रिया को अब हम ओरिजिनल रूप में समझा रहे हैं कि क्या काम और कैसे करता है। हेलो राहुल, तो देखिए अब आगे ये समझ में आया ना, वाद प्रतिवाद संवाद समझ में आया, बहुत डिटेल से समझाएं। यही प्रक्रिया आर्थिक जीवन में समझाया जा सकता है। यही प्रक्रिया से आर्थिक जीवन को समझाया जा सकता है। अब यहां से चीज गहराई से समझिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, जहां जैसे अभी मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन करी, वो चीज समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होता है, अब आर्थिक जीवन को समझे। आर्थिक जीवन को मतलब सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर वाद प्रतिवाद संवाद वाली चीज बताई थी। अब आर्थिक जीवन में काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पूंजीवाद समाज में क्या होते हैं, पूंजीवाद होते हैं यानी पूंजीपति होते हैं। समाज में पूंजीवाद यानी पूंजीपति होते हैं, ठीक है। यानी पूंजीपति का मतलब है व्यक्तिगत संपत्ति। लोगों के पास जब अपनी खुद की संपत्ति होती है ज्यादा, तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत संपत्ति, ठीक है। तो पहले पूंजीवाद यानी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, तो इसको हम कहते हैं वाद। क्या कहते हैं, ये वाद एक विचार है। क्या है, विचार है, ठीक है। सर पॉलिटिकल साइंस की मैराथन क्लास कब होगी अनीता? पॉलिटिकल की क्लास बहुत जल्द होने वाली है, और मान लीजिए इवन मैं बात करता हूँ 27 या 28 के आसपास शुरू हो जाएगी। वैसे टाइम है तो आपका आराम से, टेंशन मत लीजिए। मैं इस लास्ट मंथ के बाद लास्ट डेट मतलब ये लास्ट टाइम है ना अभी अप्रैल का, तो उस समय में शुरू कर दूंगा। देखिए पूंजीवाद व्यक्तिगत संपत्ति को, यानी यहाँ पर हम आर्थिक जीवन में समझ रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था यानी लोगों के पास जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, तो ये कहलाता है वाद। क्या कहलाता है, वाद। अब प्रतिवाद कब होता है, प्रतिवाद आर्थिक जीवन में प्रतिवाद कब होता है, जब इस पैसे से, जब इस व्यक्तिगत संपत्ति से समाज में दो वर्ग बन जाते हैं। दो वर्ग, पूंजीपति और पूंजीहीन। तो नोट कर लीजिएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में असंगति से दो वर्गों का निर्माण। पूंजीवाद व्यवस्था के असंगति से समाज में दो वर्गों का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। अब इन दो वर्गों के निर्माण होने से फिर क्या होता है, इन दो वर्गों में संघर्ष शुरू होता है। क्या शुरू होता है, संघर्ष। और यही संघर्ष कहलाता है प्रतिवाद। प्रतिवाद कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं है? सर बी सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की मैराथन क्लास लोगे या नहीं? लेंगे दुर्गा, डेफिनेटली 100% एंड श्योर लेंगे। अभी जस्ट हमने आपको बताया, ठीक है, श्योर लेंगे। और ध्यान देखिएगा, क्लास आएगी, जबरदस्त आएगी। तो इस प्रकार से पूंजी व्यक्तिगत संपत्ति वाद थी, और इस संपत्ति की वजह से जो लोगों में डिसुम डिसुम टे टे शू शू फी फी करके जब माहौल बिगड़ता है, तो इससे प्रतिवाद हुआ। क्या हुआ, प्रतिवाद। अब फिर ध्यान दीजिएगा कि अब इसी संघर्ष के दरमियान पूंजी व्यवस्था, पूंजीपति व्यवस्था का अंत होता है। पूंजीपति व्यवस्था का क्या होता है, अंत होता है। और संपत्ति किसी एक की बपोती नहीं रहती। अब समाज में न तो पूंजीपति है न गरीब होते, एक जैसे लोग रहते हैं। वो कहलाता है सर्वहारा वर्ग। तो वो कहलाता है यहाँ पर संवाद। क्या कहलाएगा, संवाद। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट में संवाद, ठीक है, ये कब आता है, देखिए इस प्रतिक्रिया के, इस प्रतिक्रिया यानी ये जो संघर्ष की प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया के स्वरूप सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या हो गया
कि अब पूंजीपति जैसा कोई माहौल ही नहीं रहा। न पूंजीपति रहेंगे, ना संघर्ष होगा, न अमीर न गरीब, सभी एक जैसे होंगे। तो पूंजीपति वर्ग एवं व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर एवं व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक यानी सबकी, सार्वजनिक, ठीक है, नोट करते हैं यहां पर सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक स्वामित्व की, सार्वजनिक स्वामित्व ही संवाद है। समझ में आया? तो ये संवाद, क्या प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया? सत्यपूर्ति और अराजकता का अर्थ, सत्यपूर्ति यानी खाना पूर्ति, यानी जो कमी है उसकी पूर्ति करना। एक जगह किसी ने नुकसान किया है तो दूसरी उसकी भरपाई करता है। अराजकता का मतलब जो राज्य को नहीं मानता है, अराजकता। पुष्पा, मैंने बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड के दोनों के इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। यानी मैंने हीगल का उदाहरण दिया, मार्क्स का गेहूं वाला उदाहरण समझाया। इसके बाद आर्थिक जीवन में बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति की वजह से होती है तो वाद होता है, और लोगों में संपत्ति से भेदभाव, संगति, संघर्ष होता है, वो प्रतिवाद कहलाता है। और इस प्रतिवाद की जड़ होती है संपत्ति, और संपत्ति का सर्वनाश हो जाता है, संपत्ति खत्म होती है, क्योंकि अब उस पर सभी का अधिकार हो जाता है, यानी सबके लिए हो जाती है, सर्वहरा वर्ग। तो उसी प्रतिक्रिया से सर्वहरा वर्ग का उदय होता है और सार्वजनिक स्वामित्व का स्थान आ जाता है। यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं आगे। तो देखिए, हीगल और इन दोनों में क्या फर्क है। तो हीगल से भिन्न द्वंद्वात्मक है, हीगल से भिन्न द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विचार मार्क्स का है। मार्क्स क्या कहता है पता है? मार्क्स कहता है, मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक को सिर के बल खड़ा पाया, जिसे मैंने पैरों पर खड़ा किया है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इसको मैंने सही किया है। क्या किया है? मैंने सही किया है। ओके, अब यहां पर इस चीज को मैं आपको आगे बढ़ाता हूं और कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। अब देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद थ्योरी तो आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो हीगल से बिल्कुल अलग है। अब इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता क्या है? सिद्धांत तो समझ में आ गया, सीधे थ्योरी। अब देखिए इसकी विशेषता, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा देता हूं। भौतिकवाद की विशेषता, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर इस चीज को एकदम क्लियरिटी से देख लीजिएगा। हाँ, क्या हुआ सर, आप कौन सी सब्जेक्ट की क्लास करेंगे? बिफोर 644। देखो, पहले हिस्ट्री की भी आएगी और पॉलिटिकल, दोनों की मैराथन आएगी, लेकिन पहले शुरू होगी आपके हिस्ट्री की। ओके, पहले हिस्ट्री की शुरू होगी। चलो आगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा 1 to 1 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं इसकी विशेषता बताऊं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए,
सबसे पहले ये है कि विश्व में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि वाद, प्रतिवाद और संवाद, तो विश्व में जो भी तत्व मौजूद है, उसका किसी न किसी से संबंध होता है, ये कहता है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद कह रहा है कि ये संसार, जगत, विश्व विभिन्न वस्तुओं का ढेर है, जिसका एक दूसरे के साथ संबंध होता है। तो पहली विशेषता क्या होगी? विश्व में एक वस्तु का दूसरे से संबंध होना। एक वस्तु का दूसरे से संबंध होना, ठीक है, ये एक तो क्लियर हो जाती है यहाँ पर। आगे यहाँ पर मैं आपको और इस चीज समझाऊं तो ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ संबंध के रूप में हम समझ सकते हैं कि भाई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तब मैंने आपको समझाया कि संपत्ति और संपत्ति की वजह से वर्ग विभेद हो गया, अमीर और गरीबी होगी, और इस प्रकार से एक सर्वहारा वर्ग का जन्म होता है। तो यहाँ पर संपत्ति और समाज, दो चीजों को हमने देखा है। तो विश्व में एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध होता है, और ये हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि प्रकृति गतिशील है। प्रकृति गतिशील है, यानी दुनिया में हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो प्रकृति में नई चीजें उत्पन्न या विकसित होती है और पुरानी चीजें नष्ट होती हैं। प्रकृति में नई चीजें उत्पन्न एवं विकसित होती हैं तथा पुरानी चीजें नष्ट हो जाती हैं। पुरानी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि विशेषता क्या है कि प्रकृति में हर चीज गतिमान है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन दुनिया का नियम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहा गया है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें नित्य नए दिन परिवर्तन होता रहता है। कोई चीज विकसित होती है तो पुरानी चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे द्वारा विश्व में प्रकृति को समझने के लिए हमें भी गतिशील नजरिया रखना होगा। कैसा नजरिया रखना होगा? गतिशील। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा बताया गया। वाद, प्रतिवाद, संवाद, समझ में आया? तीसरी विशेषता आपके सामने, तो द्वंद्वात्मक के अनुसार परिवर्तन सरल प्रक्रिया नहीं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत हमने समझा, तो द्वंद्वात्मक के अनुसार परिवर्तन सरल प्रक्रिया नहीं है। ये कह रहा है सरल प्रक्रिया नहीं है, मतलब इजी वे में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। बल्कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब, जैसे सबसे पहले हमने बात करी कि भाई संपत्ति थी, क्या थी? संपत्ति। अब इस संपत्ति पर पूंजीपति लोगों का राज था। तो पूंजीपति लोगों का राज था, तो फिर क्या हुआ कि पूंजीपति और गरीबों में संघर्ष होने लगा, और संघर्ष होने की वजह से इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, यानी संपत्ति पर किसी एक का हक नहीं रहा। अब इस सभी वर्ग बराबर हो गए, सर्वहारा वर्ग। तो इस प्रकार से परिवर्तन की वजह से गुणात्मक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? गुणात्मक, चीजों में गुण के रूप में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी नंबर की विशेषता। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। ये जो सिद्धांत है ना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यह प्रकृति की आर्थिक आधार पर व्याख्या करता है। प्रकृति की आर्थिक आधार पर व्याख्या करता है, ठीक है। यानी प्रकृति में जो भी चीज हो रही है उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है आर्थिक तत्व का, और
देखा जाए तो पदार्थ को विश्व जगत की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। पदार्थ को विश्व जगत में शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर चीजें आपकी क्लियर हुई होगी कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या विशेषता है। अगर ये सवाल आपके समझने की अगर आपको आवश्यकता थी, अगर आपको इस टॉपिक की भूख थी, इस टॉपिक की अगर आपको बहुत बेसब्री से प्यास लगी थी मान लीजिए, तो ये टॉपिक जैसे आपको मिलेगा एक एक चीज समझ में आ रही होगी। क्योंकि कोई भी चीज कोई भी हो उसका सभी टेस्ट एकदम अच्छा टेस्ट तभी आता है जब उसकी नीड हो। तो ये टॉपिक अगर आपकी नीड है तो मैं जो समझाए हैं वो चीज आपके लिए एकदम सेटिस्फेक्शन दिमाग में क्लियर हुई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो अब बात करते हैं आगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मैंने आपको विशेषता तो बता दी। अब बात करते हैं इसका लास्ट में जो पॉइंट बचता है वो है आलोचना, कि भाई ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में जो बात कही है मार्क्स ने, क्या ये सही है या कुछ कमी है? क्योंकि ये तो आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समाधान कहता है कि पृथ्वी के सभी चीजों का समाधान इसके आधार पर होगा, और पदार्थ को इस पूरी व्यवस्था का कर्ता धर्ता भी मानता है। तो बात करते हैं आलोचना इस सिद्धांत की। क्या बात करते हैं? आलोचना, कि भाई इस सिद्धांत की आलोचना क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, तो हम ये कह सकते हैं असंगतिपूर्ण धारणा। पहला पॉइंट, असंगतिपूर्ण धारणा। अब इस चीज को समझिए, असंगतिपूर्ण का मतलब मिच मैच है, मतलब मैच नहीं हो रहा है। कैसे मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि एक जगह तो मार्क्स कह रहा है कि व्यक्ति खुद का निर्माता है, मतलब ये कहता है कि व्यक्ति खुद का निर्माता, या फिर इस प्रकार से कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं लिखता है। व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं लिखता है। वही दूसरी जगह क्या कहता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, तो ये प्रक्रिया के तहत तो ये क्लियर हो जाता है कि नियति फिक्स है। नियति फिक्स है, क्या है? फिक्सिंग है, मतलब फिक्स हो चुका है। तो जब चीज फिक्स है तो व्यक्ति कैसे अपना स्वयं का निर्माता होगा? व्यक्ति तो फिर वो भाग्यवादी हो जाएगा कि उसको पता है कि भाई पहले वाद फिर प्रतिवाद फिर संवाद होने वाला है। या जैसे मैंने कल समझाया था कि अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या वाला सिद्धांत, जिसमें कहा था कि पहले अलग अलग से अवस्थाएं हैं और उस अवस्थाओं के जरिए समाज आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से अगर पहले से चीजें फिक्स है तो व्यक्ति खुद का निर्माता कैसे हुआ? ये तो कंफ्यूजन लग रहा है ना। विचार ही अपने आप में क्या है? असंगतिपूर्ण। एक प्रकार से तो कहते हैं कि इतिहास का व्यक्ति स्वयं अपना इतिहास लिखता है, दूसरी ओर उसको पहले ही फिक्स कर लेते हैं, नहीं प्रकृति में जो हो रहा है वैसा ही होगा। तो क्या व्यक्ति जान क्या परिवर्तन नहीं कर सकता? सर जी आज एकदम वाइट दिख रहा है, चमक रहे हो। राधे, एक्चुअल में है ना आज जो अपना जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ना वो एकदम सही चल रहा है। दिक्कत क्या होती है, रोज कनेक्शन में इशू हो जाता है क्योंकि माहौल थोड़ा गर्म, चीजें परिवर्तन है तो परिवर्तित होता है। लेकिन जब चीज बढ़िया सही चल रही हो तो मैं और सब कुछ सही चलेगा, बस टेक्निकल इशू होता है। ये चीज पॉइंट पहला क्लियर हुआ। दूसरा मैं आपको बात करूं तो नोट कर लीजिएगा, द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण। दूसरा, द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण। क्या है? दोष, ये पद्धति ही दोषपूर्ण है, इसमें मतलब कुछ डिफेक्टिव है, इसमें कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? तो देखिए मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दोष को नहीं देख पाया, इसलिए हम यहाँ पर अगर कहें तो इतिहास की एक धारणा जिसमें कोई भी अंतिम अवस्था दिखाई नहीं देती। क्रांति, कोई भी क्रांति होती है तो परिवर्तन होता है, ये बात ठीक है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आएगी,
यानी वाद प्रतिवाद और संवाद होगा, ये कल्पना है। यानी मार्क्स ने पहले ही एक प्लानिंग बना दी कि इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में या समाज में या प्रकृति में 6 अवस्थाएँ आएगी, जो हमने कल आपको समझाया था। लेकिन अगर हम देखें तो हर जगह ये ज़रूरी नहीं है, हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि द्वंद्वात्मक पद्धति ही लागू हो, क्योंकि अगर देखें तो समाज में जो अवस्थाएँ परिवर्तित होती हैं, वे अचानक नहीं होती है, वे किसी कारण से होता है। जैसे आदिम अवस्था थी, इसके बाद आज विकसित अवस्था है, तो ये समय की माँग है और समय की माँग को ध्यान में रखते हुए ही परिवर्तन होता है। तो एकाएक परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन के पीछे लॉजिक होता है, वजह होती है, कारण होता है, सहयोग होता है। लेकिन मार्क्स ने कहा कि इतिहास में जब 2 चीज़ों में संघर्ष होता है, तभी परिवर्तन, क्रांति और नया दौर आता है। लेकिन नहीं, इतिहास संयोग का भी परिणाम है, जबकि इसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो वाक्य जो बात कही है वो कन्फ्यूजन वाली है। फिर आपने फर्स्ट पेपर में बताया था कि ब्रिटेन में, अमेरिका में और चीन में तीनों का औद्योगिक विकास में प्रथम स्थान हासिल, ऐसा कैसे हो सकता है? टीना जी, आपका प्रश्न क्या है वो समझ नहीं आया, बट मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आलोचना वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपोर्टेंट मान के तो नोट कर लीजिएगा, द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक। यानी अगर इस पद्धति को वास्तविक माना जाए तो ये इसका परिणाम बहुत ही डेंजरस हो सकता है। परिणाम क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। एकदम सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक हो सकती है, कैसे? तो देखिए, अगर हम ये मान के चले कि मनुष्य बाहरी तत्वों से नियमित होता है, यानी व्यक्ति शक्तियों का दास होता है, इतिहास में क्रम बदलता है, तो इतिहास में क्रम बदलने का कारण ये है, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, तो सबसे पहले मालिक और दास, आज के समय भी पूंजीपति और पूंजीहीन, इस प्रकार से इतिहास में हमेशा देखा जाए तो बाहरी तत्व यानी पूंजी कहीं न कहीं व्यक्ति को प्रभावित करती है। लेकिन मानवीय दर्शन, विचार और समाज की कल्पना की जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि व्यक्ति बाहरी तत्वों से नहीं, अपनी खुद की काबिलियत से अपने भविष्य का, अपने भौतिकवाद का निर्माता होता है। लेकिन मार्क्स ने तो पहले से फिक्स बात बांध दिया है कि वाद होगा, फिर प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा। यानी पहले संपत्ति थी, तो संपत्ति की वजह से क्या हुआ? संघर्ष हुआ और संपत्ति का नष्ट होकर अब वो सार्वजनिक स्वामित्व हो गया, यानी अब उस पर सभी का स्वामित्व अधिकार हो गया। इस प्रकार से ये देखा जाए कि इतिहास में इसने पहले से कहा है, जब ये होगा तो लोगों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रति खतरनाक परिणाम सामने आ सकता है। समझ में आए कि नहीं आए? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में मैंने आपको ये जो चीज बताई है, इसके एक और पॉइंट है, अतिक भौतिकवादी दर्शन, चौथा पॉइंट, अत्यंत भौतिकवादी दर्शन। अब इस चीज को समझिए। देखिए, मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप में भौतिकवाद पर ज्यादा जोर देती है, सुख सुविधाओं पर और उससे जुड़े विचारों पर ज्यादा जोर देती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मानव की खुद की अपनी चेतना होती है। चेतना मतलब खुद का कॉन्शियसनेस होता है कि नहीं होता है? तो मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि मानसिक संस्कृति की आधारशिला नहीं बनती है। देखो, भौतिक संतुष्टि का मतलब होता है व्यक्ति की इच्छा, सुख सुविधा, रोटी कपड़ा मकान, फ्रिज टेली मोबाइल वगैरह, ये सब यह भौतिक सुख सुविधा होती है। लेकिन क्या व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा के जरिए ही मापा जा सकता है? क्या व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि नहीं होती है? क्या व्यक्ति की अंतरात्मा की कोई संतुष्टि नहीं होती क्या? तो इस जगत में सिर्फ भौतिक चीज ही सब कुछ नहीं होता है। व्यक्ति का आध्यात्मिक सुख, आंतरिक सुख भी जरूरी है और आंतरिक संतुष्टि भी जरूरी है।
लेकिन मार्क्स ने अपने सिद्धांत में भौतिकवादी पर ज्यादा जोर दिया। सुख सुविधा, बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व दिया। इसी वजह से व्यक्ति का भौतिक जीवन सुख सुखी संपन्न होता है, लेकिन व्यक्ति आंतरिक रूप से भी शांति चाहता है। व्यक्ति की अंतरात्मा भी उसे शांति के लिए आगे झकझोर करती है, और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। तो वो बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं होता है, व्यक्ति के आंतरिक मनोभाव, आंतरिक सदिच्छा की वजह से भी ये होता है। तो मार्क्स ने जरूर से ज्यादा अपने सिद्धांत में भौतिकवाद पर जोर दिया है, क्योंकि पूंजी ही सब कुछ नहीं होती है। और एक समय आता है, मार्क्स कहता है पूंजी का भी अंत हो जाएगा, तो सर्वहरा वर्ग का उदय होगा। लेकिन पूंजीपति क्या दुश्मन नहीं होता है। पूंजीपति की व्यवस्था के द्वारा समाज में सहयोग भी होता है। इसने पूंजीपति को ही सर्वहरा वर्ग के उदय का कारण बताया है। लेकिन ये तो प्रकृति है, जो परिवर्तन होता है तो चीजों में बदलाव होगा। लेकिन मार्क्स ने अत्यधिक ज्यादा भौतिकवाद पर दर्शन दे रखकर इस पर बहस छेड़ दी है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने इस क्लास में आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में समझाया है, जो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट मैं आपको एक और क्लास लेके आऊंगा, जिसमें आपको मार्क्स के बचे हुए विचार जो हैं उसको क्लियर कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल क्लास आपको और मिलेगी मार्क्स की, और उस क्लास में हम इसके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्य के संबंध में जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल क्लास से जुड़े रहें, क्लास को लाइक और शेयर करें, डाउट है तो बताएं, बट एंजॉय करें, लर्न करें, नोट्स बनाएं और पढ़ाई के लिए धमाकेदार तैयारी करें, ठीक है जी। तो ओके डियर, तो अब हम लेते हैं आप सबसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। प्रश्न है, औद्योगिक विकास प्रथम किस देश का है? सबसे पहले औद्योगिक विकास इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू जी।